दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग माय फ्लिक्स बाय हाशिम ज़िया। बेटा आज की इस क्लास के अंदर हम लोग नस्ट यूनिवर्सिटी के 28 से लेके 29 ऑफ जून के तमाम पेपर्स को हम सॉल्व कर रहे होंगे। आज की इस क्लास के अंदर नस्ट यूनिवर्सिटी के 28 से लेके 29 जून के दरमियान जो भी नस्ट के एग्जाम्स हो रहे हैं उन तमाम के तमाम एग्जाम्स को हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा नस्ट के नेट नंबर 4 के जैसे जैसे पेपर्स होते जा रहे हैं मेरी कोशिश है कि अपने तमाम बच्चों की फरमाइश को मद्देनजर रखते हुए उन तमाम बच्चों के नेट 4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक काफी सारे बच्चों का एग्जाम हो चुका है, बाकी काफी सारे बच्चों को भी आने वाले दिनों के अंदर है। फिर कराची के नस्ट का एग्जाम है। याद रखिएगा नस्ट के अंदर बिल्कुल पास्ट पेपर्स रिपीट होते हैं। स्पेसिफिकली जो नेट के क्वेश्चन होते हैं वो उस नेट के अंदर ज्यादा रिपीट होते हैं। जैसे नेट 4 के क्वेश्चन है तो नेट 4 में ज्यादा रिपीट होंगे, ऑल्दो उस साल के नेट के क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे होते हैं, मगर अक्सर और पेशतर ये चीज देखी गई है कि नेट 4 के क्वेश्चन नेट 4 के अंदर अगर आपका बाद की शिफ्ट में एग्जाम है उसमें ज्यादा रिपीट हो रहे होंगे। तभी मेरी कोशिश है कि तमाम के तमाम क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाऊं ज्यादा से ज्यादा। जितने क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, इसके अलावा जो बच्चे बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं तो बिजनेस मैथ्स की मैंने ऑलरेडी मैराथन बनाई हुई है, सारी चीजें मैराथन से आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताने का मकसद ये कि जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आपके आते जाएं तो प्लीज हमसे शेयर करते जाइएगा ताकि हम मजीद उनके ऊपर आपके लिए वीडियो डिजाइन करें। इसके अलावा अगर आपको कोई दोस्त है, कोई जूनियर है, कोई जानने वाला है तो बेटा हमारा न्यू नस्ट का बैच इंशाल्लाह ताला 2026 का नस्ट के नेट नंबर 1 की प्रिपरेशन करने के लिए स्टार्ट हो रहा होगा अगस्त के अंदर। आपको डिटेल्स वगैरह हम लोग अगस्त के अंदर ही जारी कर रहे होंगे। तो नस्ट की, फास्ट की, जीआईकेआई की, कॉमसेट्स की, यूईटी की, एनईडी की, मेरान की, इनकी तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी करने के लिए वो तमाम बच्चे जो भी A2 के अंदर आए हैं या वो तमाम बच्चे जो सेकंड ईयर के अंदर भी आए हैं तो हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा होगा वो अगस्त के अंदर होगा, जो कि कंप्लीट बैच होगा जिसमें नस्ट के नेट नंबर 1 की तैयारी भी शामिल होगी, नेट 2 की भी, नेट 3 की भी, नेट 4 की भी, फास्ट की भी, जीआईकेआई की भी, कॉमसेट्स की भी। उन तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए हमारा बैच अगस्त के अंदर स्टार्ट होगा। उसकी डिटेल्स वगैरह हम लोग अगस्त में जारी कर रहे होंगे। तो आपने अपने तमाम जूनियर्स को, तमाम जानने वालों को बताना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप नर्स की तैयारी करने के लिए बिल्कुल आप हमारा हिस्सा बन सकते हो बैच का, तो वो भी बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा होगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो के ऊपर और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आज के इस वीडियो के अंदर हमारे पास आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस 28 ऑफ जून या 29 ऑफ जून को नर्स के एग्जाम्स के अंदर पूछे गए। तो आइए जरा इस वीडियो के ऊपर मूव करते हैं और क्वेश्चंस को जाके चेक करते हैं। तो अब हम इन नेक्स्ट क्वेश्चंस को जरा चेकआउट कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या कहा जा रहा है। सबसे पहली चीज तो देखें, यहाँ पे सवाल में कह रहे हैं कि इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज आर, यानी ये जो कंप्लीट स्क्वायर दिया हुआ है इसकी एक साइड की लेंथ है स्मॉल आर। अगर ये स्मॉल आर तो बाकी भी सब स्मॉल आर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी स्क्वायर की साइड लेंथ है वो बेसिकली सर्कल का डायमीटर है। तो मैं ये बात यहाँ पे कह सकता हूँ कि साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू दी डायमीटर ऑफ अ सर्कल, इक्वल्स टू दी डायमीटर ऑफ अ सर्कल। यानी जो भी स्क्वायर की हमारी साइड लेंथ है बेसिकली वो सर्कल का डायमीटर है। तो मुझे अगर रेडियस चाहिए तो डेफिनेटली डायमीटर को हाफ करना पड़ेगा। मज़े की बात यहाँ पे मेरा जो लेंथ है वो स्मॉल आर ही दी हुई है, तो मैं रेडियस को आर कॉम्प्लीमेंट कह देता हूँ, ये हो गया r/2। ठीक है, अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करूँ तो वो तो मेरे पास हो जाएगा आर स्क्वायर यानी साइड बाय साइड। इसी तरह अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल की बात करूँ तो वो मेरे पास हो जाएगा πr²। ठीक है, हम लोग r की जगह यानी रेडियस की जगह r/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा r²/4। ठीक है जी। अब अगर कंप्लीट स्क्वायर के अंदर से मैं कंप्लीट अपने सर्कल के रेडियस को बेसिकली एरिया को माइनस कर दूं, यानी जो भी मेरे पास स्क्वायर का एरिया है उसके अंदर से अगर मैं सर्कल के एरिया को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। यानी ये जो कंप्लीट शेडेड पार्ट है मेरा, इसका मेरे पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये काम करते हैं कि मैंने लिखा r² माइनस पाई r² डिवाइडेड बाय 4, एलसीएम लिया तो ये हो गया हमारे पास 4r² माइनस का πr²। ठीक है जी, 4r² माइनस का πr²। यहाँ से भी अगर हम लोग r² कॉमन ले लें तो अंदर मेरे पास बचेगा 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4। दिस इज एक्चुअली द एरिया फॉर द शेडेड रीजन। ठीक है, अगले सवाल में मुझे कह रहा है कि डोमेन ऑफ sin 3x प्लस sin x। देखें sin 3x और sin x हमारे पास जो एक फंक्शन है ये तमाम रियल वैल्यूज को जो है वो सेटिस्फाई करता है। ठीक है, sin 3x प्लस sin x का हमारा जो फंक्शन है ये बेसिकली तमाम रियल वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन एक्चुअली बिलोंग्स फ्रॉम द ऑल रियल वैल्यूज। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन विल सेटिस्फाई या द डोमेन ऑफ द फंक्शन विल सेटिस्फाई एग्जैक्टली ऑल द रियल वैल्यूज। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। यहाँ में मुझे कह रहे हैं कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन इफ x इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड बन रहा है तो इसका मतलब है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट देखनी पड़ेगी।
दिस इज एक्चुअली द राइट हैंड लिमिट एंड दिस इज एक्चुअली द लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मैं अगर लेफ्ट हैंड लिमिट को देखूं तो मैं ये बात कह सकता हूं कि लिमिट, मुझे यहाँ पे कहा जा रहा है कि x इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, यानी x जो है या तो वो 2 को अप्रोच करेगा या इससे छोटा होगा, तो हम कह देते हैं लेट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अप्लाइड ऑन द फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर यानी 4, यानी फाइनल आंसर मेरा आ रहा है यहाँ पे पॉजिटिव का 5। आगे देख लेते हैं। अगले सवाल में मुझे कह रहे हैं कि p और q दो बेसिकली मुझे सेट दिए हुए और r दिया हुआ है x y z, कह रहे कि r लाइज ऑन द y एक्सिस। देखिए एक बात तो पक्की है कि अगर r y एक्सिस पे लाई करता है तो ये y एक्सिस पे उसी वक्त लाई करेगा जब आपका x भी 0 हो जाए और आपका z भी 0 हो जाए, यानी मामला बनेगा कुछ 0, y, 0। आगे कोई इसमें पर्टिकुलर हमें इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको मजीद आगे रिजॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है, अगले सवाल में देख लेते हैं। हमें कह रहे हैं समेशन का फंक्शन दिया हुआ है आयोटा इक्वल्स टू 1 से लेके 5 तक, और मेरा फंक्शन है 1 अपॉन आयोटा। इसका मतलब है हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5। इन दो का हम जरा एलसीएम कंडक्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये हो जाएगा मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 टाइम्स 3 2 1 टाइम्स 2 3 प्लस 2 5 डिवाइडेड बाय 6। आगे मेरे पास हो जाएगा ये 5 1 टाइम्स 5 4 1 टाइम्स 4, तो ये हो गया 9 अपॉन 20। ठीक है जी, अब हम जरा इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो बेसिकली 6 और 20 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये होता है 120, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट मेक्स इट 100, और 6 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट मेक्स इट 54। फाइनली ये मेरे पास दोबारा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 120 प्लस 154 डिवाइडेड बाय 120। तो फाइनली प्यारे बच्चों ऐड करके मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 274 डिवाइडेड बाय 120। थोड़ा रिजॉल्व करते हैं। 2 1 टाइम्स 2 2 3 टाइम्स 6 1 कैरी 2 7 टाइम्स 14 2 6 टाइम्स 12 2 0 टाइम्स 0, यानी मेरा फाइनल आंसर आ गया 137 अपॉन 60, जो मजीद कैंसिलेशन हो सकती है। 3 4 टाइम्स 12 नहीं, बल्कि नहीं हो सकती, क्योंकि अगर यहाँ 2 कैरी बचता तो फिर होता, तो बस ठीक है 137 अपॉन 60 ही हमारा एक अदद फाइनल आंसर आ रहा है। बेसिकली मुझे समेशन लेने को कहा गया था, तो हमने यहाँ पे जो है वो अपना सम ले लिया है। सम लेने के बाद ये हमारा बेसिकली फाइनल आंसर बन रहा है। अगले सवाल में कह रहे हैं कि इट विल बी रैशनल और अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हो सकता है? हमें तो यहाँ पे समेशन का साइन है ना, तो हमें तो सम लेना है, नहीं 1 अपॉन आयोटा जो मेरा फंक्शन है, आयोटा की वैल्यू 1 से लेके 5 तक मैंने पुट करनी है और मैंने इन तमाम फ्रैक्शंस को ऐड करना है, तो फाइनल आंसर मेरा एक अदद रेशनल एक्सप्रेशन आ रहा है। ठीक है जी, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। बेसिकली ये पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है। अब यहाँ पे हम ये बात कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास अगर दिया हुआ है यहाँ पे x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली इनका एलसीएम दिया हुआ है, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट आ रहा है। अगर मैं दोनों डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट ले लूँ तो ये बनता है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3। तो फाइनली ये बना एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 7x माइनस का 21 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस का 4। तो फाइनली बच्चों ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 21 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। ये बेसिकली हमारा मेन पूरा का पूरा फंक्शन बन रहा है। अच्छा जी, अगले सवाल पे देखते हैं। मुझे कह रहे हैं कि 1 प्लस ओमेगा, अच्छा 1 प्लस ओमेगा जो होता है प्यारे बच्चों वो माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ ऑलरेडी एक ओमेगा स्क्वायर भी है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव, सॉरी पावर 6 पावर आ रही है यहाँ पे, नेगेटिव बेस पे इवन पावर, आंसर तो पॉजिटिव। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 6। अब 2 रेज टू द पावर 6 का मतलब हमारे पास होता है 64। अब ओमेगा रेज टू द पावर 2 पे होल पावर 6, पावर पे पावर, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 12। अच्छा ओमेगा 12 को मैं ओमेगा क्यूब विद होल पावर 4 भी लिख सकता हूँ। ओमेगा क्यूब क्योंकि 1 होता है तो 1 रेज टू द पावर 4 1 ही आएगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर आ गया फाइनल 64। अब हम लोग आगे देखते हैं। सवाल में मुझे कह रहे हैं कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। प्यारे बच्चों ये बहुत 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 ही फेमस आइडेंटिटी है जो अक्सर यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड लेवल पे पूछी जा रही होती है
अगर कहीं पे भी ऐसा आएगा तो आप डायरेक्टली आंखें बंद करके लिख देंगे π/2। उसके बाद कह रहे हैं कि ए एंड बी अट्रैक्ट, अगर ए और बी अट्रैक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ए और बी जो है इनके बीच अपोजिट साइंस है। अगर ए और बी अट्रैक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ चार्जेस तो इसका मतलब है कि दे आर अपोजिट इन नेचर, और ए और सी रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, ए और सी अगर रिपेल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि दे आर हैविंग सेम साइन ऑफ चार्जेस। ऊपर अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस यानी अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, नीचे लाइक चार्जेस यानी सेम साइन है तो दे एक्चुअली रिपेल ईच अदर। अब मैं अगर कंसिडर कर लूँ कि भाई ए फर्स्ट कर लो पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, तभी दोनों हमारे पास क्या कर रहे हैं, ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ए अगर पॉजिटिव है और वो सी को रिपेल कर रहा है तो डेफिनेटली सी भी पॉजिटिव होगा, तो बी और सी क्या करेंगे, देखिए बी और सी का साइन बिल्कुल अपोजिट आ रहा है तो इट मीन्स दैट बी एंड सी विल अट्रैक्ट ईच अदर। बच्चों बेसिकली अब हम जरा इस सवाल को देख लेते हैं। सवाल में कह रहे हैं कि इन हाउ मेनी वेज द वर्ड्स ऑफ कोका कोला कैन बी अरेंज्ड। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं 8, तो योग्य 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, मुझे यहाँ पे रिपीटिशन भी दिख रही है, सी यहाँ पे 1 2 3 बार आ रहा है तो योग्य 3 फैक्टोरियल। ठीक है जी, ओ यहाँ पे 2 बार आ रहा है, ए भी यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सबसे पहले तो मैं इसको लिख दूंगा प्यारे बच्चों 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। देखें ये 4 से 4 कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल। अब ये हो जाएगा 8 7 टाइम्स 56, 5 इंटू 6 30, ये हो जाएगा 56 इंटू 30, ये हो गया 0 0, 3 6 टाइम्स 18, 8 इधर 1 ऊपर कैरी, 3 5 टाइम्स 15 प्लस 1, ये हो गया 1680, यानी 1680 आर एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट दैट कैन बी मेक आउट बाय दैट वर्ड। अच्छा अगला सवाल देख लेते हैं। इस सवाल में कह रहे हैं कि आर्च ऑफ एन एलिप्स मेक अ सेमी एलिप्स व्हिच इज 30 मीटर वाइड। 30 मीटर वाइड का मतलब ये हुआ कि इसका मेजर एक्सेस जो है उसकी लेंथ बेसिकली 30 मीटर दी हुई है। इसका जो मेजर एक्सेस है उसकी लेंथ बेसिकली हमें क्या दी हुई है, 30 मीटर दी हुई है। प्यारे बच्चों अगर मेजर एक्सेस 30 मीटर है तो डेफिनेटली जो सेमी मेजर एक्सेस होगा, जो मेरा सेमी मेजर एक्सेस होगा वो इसका हाफ हो जाएगा, यानी दैट इज 30/2, तो ये हो गया 15 मीटर। अब मुझसे यहाँ पे कह रहे हैं कि हाइट भी 20 है, फाइंड द डिस्टेंस इन द 20 मीटर फ्रॉम द सेंटर। देखिए यहाँ पे सेमी मेजर एक्सेस की वैल्यू आ रही है 15, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू जो यानी ए, बल्कि हम इसको अगर बोलें तो ए की वैल्यू जो है वो बेसिकली ऑसिलेट करेगी पॉजिटिव 15 से नेगेटिव 15 तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 20 मीटर पे मुझसे कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस इन 20 मीटर फ्रॉम द सेंटर, तो जो ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू बियॉन्ड द लिमिट आ रही है। अगले सवाल को देखते हैं बच्चों। यहाँ पे कह रहे हैं 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। अगर मैं इसको z या a चले a सपोज करूँ तो ये वाली जो फंक्शन है ये इसका एग्जैक्टली रेसिप्रोकल है, तो ये मेरे पास 1/a हो जाएगा, तो ये हो गया a स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/a स्क्वायर। ठीक है, जब भी कोई नंबर अपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा 1 आता है। प्यारे बच्चों यही रीजन है कि 1 इज एक्चुअली नोन एज दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो इसका आंसर भी 1 आएगा। अगले सवाल में कह रहे हैं कि z बराबर है a प्लस बी आयोटा, कह रहे हैं विच वन विल गिव द रियल पार्ट। दो ऑप्शन है, दोनों को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा a प्लस आयोटा बी, फिर ऐड कर दिए इसके अंदर इसका कॉन्जुगेट यानी a माइनस आयोटा बी। ठीक है बच्चों, इसमें हमारे पास रियल पार्ट आ रहा है, द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2a। ऑप्शन नंबर 1 इज एक्चुअली द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट लेके देखें तो ये हो गया a प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लेगा विच इज a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इन बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस आया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये भी रियल पार्ट ही दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बोथ ऑप्शंस आर एक्चुअली गिविंग आउट द रियल पार्ट। अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं कि a प्लस रूट बी रेज टू द पावर 9 फाइंड द फिफ्थ टर्म। देखिए r हमेशा होता है रिक्वायर्ड टर्म -1, तो ये हो जाएगा r की वैल्यू हो गई 4।
सबसे पहले तो हमें यहाँ पे 9 कॉम्बिनेशन 4 निकालना है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू, अच्छा यहाँ पे फैक्टोरियल आएगा 9 8 7 6 5 और 9 माइनस 5 ये हो जाए 9 माइनस 4 ये हो गया 5 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल। अच्छा जी प्यारे बच्चों, अब ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 4 फैक्टोरियल मेरे पास होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए 3 2 से 3 2 कैंसिल, 4 1 टाइम्स 4 4 2 टाइम्स 8, तो ये हो गया 9 7 टाइम्स 63 इंटू 2, ये हो गया 126। फॉर्मूला बेसिकली होता है इसके बाद a रेस टू द पावर n माइनस आर। देखिए n 9 है तो a रेस टू द पावर n माइनस आर, यानी हो गया a रेस टू द पावर 5। आगे होता है b रेस टू द पावर r, ये हो जाएगा अंडर रूट b रेस टू द पावर 4। इसको हम एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बना b स्क्वायर विच इज एक्चुअली द फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन बायनोमियल एक्सपेंशन। मुझसे कह रहे हैं कि फॉर्मूला ऑफ a इनवर्स क्या होता है। प्यारे बच्चों, a इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है ना, वो बेसिकली हमारे पास दो तरीकों से लिखा जा सकता है। एक तो लिखा जा सकता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इन्होंने लिखा हुआ है को फैक्टर्स ऑफ ए ना। याद रखिएगा कि एडजॉइंट निकालने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो अपने 9 के 9 को फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। माइनर फैक्टर निकालते हैं, फिर हम लोग -1 रेस टू द पावर i प्लस j करके उसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनर से, तो को फैक्टर आ जाता है। 9 को फैक्टर निकालने के बाद हमें उन 9 के 9 को फैक्टर्स का ट्रांसपोज भी लेना होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि a इनवर्स इक्वल्स टू दी ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स होल डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। तो ये आंसर आ गया हमारा। अच्छा, इसमें मुझे कह रहे हैं कि ए आई प्लस बी जे प्लस सी के दिस इज परपेंडिकुलर टू आई माइनस 7 जे प्लस के, तो कह रहे हैं ए बी सी क्या होगा। देखिए अगर मैं कहूँ कि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो यू डॉट वी अगर परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगा। तो डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ए इंटू 1 दैट इज ए, ठीक है जी। यहाँ पे आ रहा है बी इंटू -7 माइनस का 7b प्लस सी इंटू 1, ये हो गया प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस सी इक्वल्स टू पॉजिटिव का 7b। मजीद को डिटेल्स दी भी नहीं है तो एक लीनियर इक्वेशन बन रही है, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अच्छा, आगे मुझसे कह रहा है फाइंड पी ओ आई। देखिए पी ओ आई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए अब यहाँ पे y के कोफिशिएंट दोनों में सेम है, बिल्कुल सेम है, साइंस भी सेम है, तो हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, हम यहाँ सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस प्लस माइनस। बच्चों 3 माइनस 2 दैट इज x, ये कैंसिल, 5 माइनस 4 1, x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देते हैं, ये हो गया 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 5, 5 को उधर ले जाएं, y को उधर, तो ये हो गया y इक्वल्स टू 3 माइनस 5 यानी -2। यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास आ जाएगा x, y इक्वल्स टू 1, -2। प्यारे बच्चों, आगे जो बेसिकली इंटीग्रेशन हमें दी हुई है, बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है और बेसिकली इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है और वो आपके सामने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। बस ये यहाँ पे ये मॉडुलस आ जाएगा, ठीक है जी, और आगे आ जाएगा प्लस का सी यानी प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे बेसिकली मुझे कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है x+5 पे विद द लिमिट a0। अच्छा, अगर मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा फंक्शन की पावर में 1 ऊपर ऐड, फंक्शन की पावर में 1 नीचे ऐड, और ये हो जाएगा प्लस का 5x, लिमिट आ गई a और 0 इक्वल्स टू 4। लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a² अपॉन 2 प्लस 5a माइनस 0 इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों एलसीएम लेने के बाद a² प्लस का 10a अपॉन 2 इक्वल्स टू 4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइनली मेरे पास ये बचेगा a² प्लस का 10a इक्वल्स टू 8, यानी मैं कह सकता हूँ कि हो गया a² प्लस का 10a माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म ब्रेकिंग तो यहाँ पे हमें होती हुई नहीं लग रही है, तो डायरेक्टली अगर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -b, a की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है, b की वैल्यू यहाँ पे 10 आ रही है, c की वैल्यू यहाँ पे -8 आ रही है, तो ये हो गया -b प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 100 माइनस 4ac।
ये हो गया 4 इंटू 8 32 डिवाइडेड बाय 2a यानी 2। फाइनली बचा माइनस का 10 प्लस माइनस अंडर रूट 132 डिवाइडेड बाय 2। देखिए 132 का अगर हम लोग एलसीएम ले लें यहाँ पे तो ये बनेगा 6 6, अब ये बनेगा 3 3। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ कि हो जाएगा -10 प्लस प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 बाहर 33 अंदर डिवाइडेड बाय 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा माइनस का 5 प्लस का अंडर रूट 33 प्लस माइनस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 33। चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि n कॉम्बिनेशन 6 बराबर है n कॉम्बिनेशन 5 के n निकालें। लेकिन जब भी दो कॉम्बिनेशन इस तरह बराबर होंगे तो हम क्या करेंगे, जो बेस वैल्यूज होती हैं उनको सम कर देंगे, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा n आ जाएगा। यानी n की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी डायरेक्टली 11। जर्नल टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। कॉसेक थीटा इज अनडिफाइंड। देखिए कॉसेक थीटा जो होता है वो बेसिकली रेसिप्रोकल होता है हमारे पास प्यारे बच्चों साइन थीटा का। ठीक है, और साइन मेरा जो होता है वो पाई के ऊपर 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 1/0 हुआ तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो कॉसेक जो है वो अनडिफाइंड होता है किस पे, पाई पे, यानी इंटीग्रल वैल्यू के तौर पे ले लेंगे n पाई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू द पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है जी, आगे मुझसे कह रहे हैं कि कॉट हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, दैट इज e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर नेगेटिव x डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर नेगेटिव x। डोमेन ऑफ कॉट थीटा कह रहा है। प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि कॉट थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है जी, मेरे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर तो साइन थीटा 0 को अप्रोच करता है, ठीक है, और इसका मतलब है कि साइन पाई पे 0 को अप्रोच करता है, तो मेरे पास कॉट थीटा जो है वो वहाँ पे डिवाइड, मतलब वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अनडेफिनेट या इनडेफिनेट की तरफ अप्रोच करेगा। तो उसका मतलब है कि कॉट उस वक्त डिफाइन नहीं हो सकता है, यानी जब साइन पाई 0। हम ये कह सकते हैं कि डोमेन के लिए साइन पाई को 0 नहीं होना चाहिए, या सिंपल वर्ड्स में कहें तो साइन थीटा 0 नहीं होना चाहिए, तब जाके डोमेन डिफाइन होगा। तो इसका मतलब है कि डोमेन में तमाम रियल वैल्यूज इंक्लूडेड है एक्सेप्ट पाई, यानी हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n पाई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू द इंटीजर नंबर, यानी ऑल रियल वैल्यूज में से n पाई को माइनस कर दें तो ये हमारा डोमेन बन जाता है। अच्छा बच्चों, 1/x इंटू कॉस स्क्वायर 1/x, ये सवाल ऑलरेडी हम लोग जो है वो कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, बस वैल्यू का फर्क है। ठीक है, तो ये मैंने आपको तकरीबन 2 से 3 दफा ऑलरेडी करवाया हुआ है। अगले सवाल को देखते हैं। कह रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे मुझे क्या कह रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू जो होती है 1 प्लस ln 2x की। ठीक है, मुझे क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ln 2x की वो क्या होती है। देखिए सबसे पहले तो हम ये काम यहाँ पे कर सकते हैं कि मुझे इंटरवल दिया हुआ है 0.5 से e तक। अगर मैं e की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूं तो मैं ये बात कहता हूँ कि अगर ये मेरा फंक्शन है y तो ये हो जाएगा 1 प्लस ln 2x से, तो ये 2 ही हो जाएगा। अगर हम इसको प्रोडक्ट रूल को एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा ln 2 प्लस ln e। देखिए ln e तो एक दूसरे को कट कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा 1, तो ये हो गया 1 प्लस ln 2 प्लस का 1, यानी 1 प्लस 1 2, ये फाइनली हो गया 2 प्लस ln 2, दैट इज द फाइनल आंसर। अच्छा जी, अगले सवाल में कह रहे हैं बच्चों y माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 इंटू x माइनस 2। कह रहा फाइंड द फोकस ऑफ द पैराबोला। देखिए फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स है ना प्यारे बच्चों, फोकस के कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन वो बनेंगे h प्लस a कॉमा k। ठीक है जी, वो मेरे पास क्या बन जाएंगे h प्लस a कॉमा k। अगर मैं जर्नल इक्वेशन की बात करूं तो वो होती है y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू x माइनस h। देखिए h की वैल्यू आ रही है 2, k की वैल्यू आ रही है 1/√3। 4a को 6 से कंपेयर करें तो a आ जाएगा 6/4,
यानी फाइनली मैं कह सकता हूँ कि ए हो गया मेरे पास 3/2। अब हम ज़रा फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। यानी हो जाएगा 2 + 3/2 कॉमा 1/√3। ठीक है जी। फर्दर इसको अब ज़रा एलसीएम ले लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2 2 × 4 4 + 3 7। ये हो गया 7/2 कॉमा 1/√3। तो ये आ गए मेरे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। अच्छा जी, अगले सवाल में बेसिकली एक अदद हमें पैराबोला दिया हुआ है जो कि लेफ्ट ओपन पैराबोला है। ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला x है। ठीक है, मुझे यहाँ पे फोकस दिया हुआ है दैट इज -2, 0। ठीक है जी, मुझसे कह रहे हैं कि इक्वेशन निकालें। देखिए इक्वेशन के लिए हमने यूज किया y² = 4ax। अब फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं a, 0। a आ रहा है -2 तो हम यहाँ पे पुट करेंगे -2 × 4 ये हो गया -8। यानी मेरे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन गई, या तो y² = -8x या फिर y² + 8x = 0। प्यारे बच्चों अगले सवाल में मुझे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? अगले सवाल में मुझे कहा रहा है कि सम टू इन्फिनिटी 48 है। सम टू इन्फिनिटी 48 आ रहा है। फर्स्ट टर्म मुझे यहाँ पे दी हुई है 12, कह रहा है फाइंड द कॉमन रेशो। देखिए प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है सम टू इन्फिनिटी = a / 1 - r। 1 - r वहां और सम टू इन्फिनिटी यहाँ ले आएंगे। ये हो गया 12 / 48। ये बचा 4, r को वहां और 1/4 को यहाँ। ये हो गया 1 - 1/4 = r। तो फाइनली r की वैल्यू आ जाएगी 3/4। यानी यहाँ कॉमन रेशो मेरा आ रहा है बेसिकली <1। यानी मॉडुलस ऑफ r इज <1। अच्छा ये थोड़ा लेंदी सवाल है, इसको एंड में देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। प्यारे बच्चों k × i जो होता है वो j के बराबर होता है। तो अब ये बचेगा j × j और j × j हमारा 0 के बराबर होता है। अगले सवाल में कह रहे हैं कि एक अदद आपको इक्वेशन दी गई है फंक्शन की y = √x। मुझे इक्वेशन दी गई है एक अदद y = √x। मुझसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट 4, 2। सबसे पहले तो हम यहाँ डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ x⁻²। ये हो जाएगा पावर फंक्शन की पावर से 1 माइनस अगेन डेरिवेटिव ऑन फंक्शन नीचे लाएंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बचेगा हमारे पास 1/2 √x। x की वैल्यू 4 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 × √4। यानी ये बचा 2 × 2 दैट इज 4। यानी मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो स्लोप है टेंजेंट का, यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है प्यारे बच्चों, मेरा यहाँ पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है बेसिकली वो आ रहा है 1/4। मुझे तो इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन के लिए फॉर्मूला y - y1 = m × x - x1। पहला पॉइंट हमें दिया हुआ है 4, 2, यानी ये हो जाएगा y - 2 = 1/4 × x - 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा 4y - 8 = x - 4। सब वहाँ ले आते हैं तो ये हो गया x - 4 माइनस का 4y प्लस का 8 = 0। तो फाइनली जो मेरी इक्वेशन बनेगी टेंजेंट लाइन की बच्चों वो बनेगी x - 4y प्लस का 4 = 0। दिस इज एक्चुअली द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। बच्चों इस सवाल को देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे मुझसे कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोन ऑफ 2 डाइसेस। देखिए सबसे पहली बात, अगर तो हम लोग 2 डाइसेस को थ्रोन करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो मेरे पास यहाँ पे बनेंगे वो बनेंगे 36। ठीक है, मुझे कह रहा है कि सच दैट देयर इज नो एनी डबल काइंड्स। देखिए डबल काइंड का मतलब क्या है कि बोथ डाइस शो द सेम नंबर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कि डबल काइंड का मतलब क्या है। डबल काइंड का मतलब है कि बोथ डाइस या both dices will show the same number, will show the same number। देखिए दोनों डाइसेस सेम नंबर कब शो करेंगे, जब आपके पास हो 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 एंड 6,6। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो मेरे पास मतलब 6 ऐसी कंडीशंस हैं जो हमारी अनअवॉइडेबल है, यानी हम चाहते हैं कि इन कंडीशंस को हम बेसिकली अवॉइड करें, ये डिज़ायरिंग कंडीशंस नहीं है। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनमें से इन अनडिज़ायरिंग कंडीशंस को हम माइनस कर देंगे तो ये मेरा आ गया फेवरेबल आउटकम।
प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स 5 टाइम्स 13 एंड 6 टाइम्स 36, यानी मेरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी प्यारे बच्चों यहाँ पे 5/6। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम डॉट और क्रॉस दोनों को कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहली बात, जे क्रॉस के तो आई होता है। अब अगर यहाँ पे ये बना आई डॉट आई, यानी अगर डॉट हुआ तो फिर तो ये 1 के बराबर है, लेकिन अगर यहाँ क्रॉस हुआ तो फिर ये 0 के बराबर हो जाएगा। अगले सवाल में कह रहे हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 5 डिवाइडेड बाय √2 माइनस √x। देखिए, अगर आप x की जगह 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 होगा, ये टर्म इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसे केस के अंदर द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगला सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे मुझसे कह रहे हैं कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले हम काम ये करते हैं कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये हो गया 4/3, एक्स क्यूब की जगह आ जाएगा 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2x। 3 से 3 कैंसिल, तो मेरे पास ये बना 4x स्क्वायर प्लस का 2x। देखिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। 2x कॉमन लिया, अंदर बचा 1 + 2x = 0। दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर, तो दोनों इंडिविजुअली भी 0 के बराबर। तो एक जगह तो x की वैल्यू आ गई 0 और एक जगह आ गया 2x = -1, यानी x = -1/2। देखिए, मुझे बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, x = -1/2 को अपने मेन फंक्शन में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा x3, यानी बचेगा -1/8 1/2 पे होल क्यूब। आगे मेरे पास आ रहा है प्लस का x स्क्वायर, यानी -1/2 का स्क्वायर। देखिए, नेगेटिव बेस पे ऑड पावर आ रही है तो आंसर नेगेटिव ही रहेगा, तो ये हो गया -1/8 प्लस का 1/4। देखिए, 4 1 टाइम्स 4 4 2 टाइम्स 8, तो फाइनली मेरे पास बचा -1/6 प्लस का 1/4। एलसीएम लेते हैं तो ये हो गया 24 -4 + 6, फाइनली बचा 2/24। यानी अब अगर मैं इन दोनों को डिसॉल्व आउट करूं तो मेरे पास जो मेरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो बेसिकली आ रही है 1/12, और ये कहाँ पे आ रही है, ये आ रही है -1/2 के ऊपर। आगे चलते हैं। इस सवाल में कह रहे हैं कि टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा दोनों बराबर हैं। बच्चों, बेसिकली कॉट थीटा जो होता है वो 1/टेंजेंट थीटा, यानी टेंजेंट का ही रेसिप्रोकल होता है। तो ये हो गया टेंजेंट थीटा = 1/टेंजेंट थीटा। टेंजेंट को वहां ले जाते हैं तो ये फाइनली हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा = 1। रूट बोथ साइड्स लिया तो ये बना टेंजेंट थीटा = ±1। ठीक है जी। अब हम कह सकते हैं फाइनली हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1, और फिर हम कह सकते हैं कि टेंजेंट इनवर्स -1। ठीक है। अब मुझे बेसिकली 0 से लेके 360 तक के इंटरवल के ऊपर इसकी वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पे देखें, थीटा हमारे पास आ गया एक तो टेंजेंट इनवर्स +1 और एक आ गया टेंजेंट इनवर्स -1। ठीक है। टेंजेंट इनवर्स +1 पे तो हमारी वैल्यू आती है 45 डिग्री और इनवर्स -1 पे आती है 135 डिग्री। इंटरवल 0 से लेके 360 डिग्री तक का है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री। ठीक है जी। उसके बाद 315 डिग्री। तो ये बेसिकली मेरे पास इंटरवल्स आ जाए। यहाँ पे कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 2 सेंटीमीटर। अगर एक सर्कल का रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो डायमीटर हो जाएगा 4। डायमीटर 4 तो इसका भी डायमीटर 4, तो टोटल लेंथ हो गई 8। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर की एक साइड की लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर। एरिया हो जाएगा 8/8, यानी एरिया आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। That is actually the area of the square. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। बेसिकली यहाँ पे मुझे आप देख सकते हैं कि समेशन का साइन लिखा हुआ है विद आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाइड ऑन ln3 रेज टू द पावर नेगेटिव आयोटा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि दिस इज एक्चुअली अ ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह रिपीट होते हुए ये क्वेश्चन देखा गया है। दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है जी। ये एक अदद बेसिकली हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है, और मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं अगर आप एतराज़ ना करें, समेशन
आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको मैं नीचे ले आऊं तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/ln3 रेज टू द पावर आयोटा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट टर्म भी दी हुई है 1/ln3 ही आती है, और कॉमन रेशियो भी यहाँ पे बेसिकली 1/ln3 ही आएगा। ठीक है जी, अब अगर मैं सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करूं तो वो मेरे पास होता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय ln3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/ln3। ठीक है जी, हम लोग अब यहाँ पे क्या काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया 1/ln3, ये हो जाएगा ln3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय ln3। देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो मेरा जो बिल्कुल फाइनल आंसर है जो सम टू इन्फिनिटी बनेगा दैट विल बी 1/ln3 माइनस का 1। चलिए जी अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि टेंजेंट 2x बेसिकली बराबर है 1.7 के। अच्छा बेसिकली हमारे पास जो टेंजेंट 60 डिग्री होता है ना, ठीक है जी, टेंजेंट 60 डिग्री जो होता है वो होता है √3, जिसको हम लोग ऑलमोस्ट 1.732 पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि क्योंकि डेटा राउंड ऑफ नहीं हो सकता तो मैं इसको अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू बढ़ नहीं सकती, तो अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर मैं राउंड ऑफ करूँ तो मैं 1.7 लिख सकता हूँ। यानी इसका मतलब ये हुआ मेरे पास प्यारे बच्चों यहाँ पे कि टेंजेंट 2x जो है वो आ रहा है मेरा 1.7, यानी मैं अगर टेंजेंट को वहाँ मूव करूँ तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1.7, जो कि ऑलमोस्ट मेरा हो जाएगा 60 डिग्री। 2 1 टाइम्स 2 2 3 टाइम्स 6 2 0 टाइम्स 0, तो x आ गया फाइनली 30 डिग्री। मुझसे सवाल में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x, यानी साइन 30 डिग्री निकालना है। साइन 30 डिग्री बच्चों होता है 0.5 यानी 1/2, सो दैट इज एक्चुअली द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले सवाल को देख लेते हैं। इस सवाल में कह रहे हैं कि बेसिकली द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मुझे यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है जी, मेरे पास जो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसकी हाइट मुझे यहाँ पे दी गई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपके सामने यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसकी हाइट मुझे दी हुई है 12 सेंटीमीटर, रेडियस मुझे दिया हुआ उसका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझसे कह रहे हैं A एंड B आर द 2 पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर दैट हैज द मैक्सिमम लेंथ। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि मैं अगर आप लोगों के सामने एक अदद राइट सर्कुलर सिलेंडर लूंगा तो उसके ऊपर अगर 2 पॉइंट्स हैं जो मुझे मैक्सिमम लेंथ बताएंगे, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो सर्कुलर डिस्क है उससे लेके उसकी हाइट तक का जो डिस्टेंस होगा जो कि इन टर्म्स ऑफ डायगोनल मेरे पास आएगा, वही मेरी मैक्सिमम लेंथ को बताएगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो मैक्सिमम लेंथ है वो बेसिकली डायगोनल के इक्विवेलेंट, और मेरा जो डायगोनल होगा अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, डायरेक्टली अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हाइट स्क्वायर प्लस का विड्थ स्क्वायर। देखें विड्थ इस केस में मेरी सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर है, क्योंकि उसकी जो बेस है वो बेसिकली सर्कल है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन दिस केस द विड्थ इज एक्चुअली इक्वल टू द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है जी, सरकमफेरेंस की अगर बात करें तो मैं कह सकता हूँ कि विड्थ बेसिकली हो जाएगी 2 पाई आर के बराबर। अब यहाँ पे मुझे रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो मेरी विड्थ आ जाएगी 2 पाई इंटू 3, 2 पाई इंटू 3। तो मेरे पास फाइनली जो विड्थ का आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो आ जाएगा मेरा 6 पाई सेंटीमीटर। ठीक है जी, मेरे पास हाइट भी आ गई है सर्कुलर सिलेंडर की और मेरे पास उसकी विड्थ भी आ चुकी है। अब अगर मुझे डायगोनल निकालना है, मैक्सिमम लेंथ निकालनी है, तो मैं ले लेता हूँ रूट। ठीक है, हाइट की जगह सबसे पहले तो मेरे पास आ जाएगा 12 का होल स्क्वायर, विड्थ की जगह आ जाएगा 6 पाई का होल स्क्वायर, यानी फाइनली जो मैक्सिमम लेंथ आएगी डायगोनल की वो आ जाएगी 144 प्लस 36 पाई स्क्वायर। दिस विल एक्चुअली गिव मी द मैक्सिमम लेंथ। ठीक है जी, अच्छा अब यहाँ पे कोई एज सच वैल्यू हमें दी भी नहीं है, हम चाहें तो वैसे पाई की जगह सब्सटीट्यूशन रख के कर सकते हैं, तो इससे फिर हमारा आंसर आ जाएगा, तो आप लोग कर लीजिएगा इसको चेकआउट। अच्छा अगले सवाल में मुझे कह रहे हैं 16 डिग्री 40 मिनट्स एंड 18 सेकेंड्स, यानी प्रॉपर एक DMS के अंदर हमें वैल्यू दी हुई है। मुझे अगर इसको कंप्लीट डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है, सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा डिग्री को एज इट इज। ठीक है, मिनट वाली वैल्यू को मैं
60 से डिवाइड करूंगा डिग्री में कन्वर्जन के लिए, और सेकेंड वाली वैल्यू को मैं 3600 से डिवाइड करूंगा डिग्री के अंदर कन्वर्जन के लिए, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 16 डिग्री। दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.666, रिकरिंग डेसिमल है और आगे आ जाएगा 0.005 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, जब हम तीनों को ऐड कर देंगे तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 16.671 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, अगले सवाल में देखते हैं। ऑलमोस्ट इन्होंने यहाँ 17 डिग्री ऑप्शन दिया है, राउंड ऑफ करके तो हम कह सकते हैं कि दिस शुड बी द राइट आंसर। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट क्या है ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। हम फिलहाल ये पढ़ लेते हैं कि इन एन एक्सीडेंट अ पर्सन फॉरगेट द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर प्लेट्स। एक नंबर प्लेट है KMT और उसके स्टार्टिंग 2 डिजिट हैं 33, लास्ट के 2 डिजिट जो है वो बंदा भूल चुका है। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट डेट फॉर द लास्ट 2 डिजिट्स बाय पुलिस। यानी लास्ट के 2 डिजिट्स क्या हो सकते हैं? देखिए सबसे पहले जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं उनमें जो फर्स्ट डिजिट होगा उसके लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 पॉसिबिलिटीज हैं। इसी तरह हमारा जो सेकंड डिजिट है, सेकंड डिजिट में भी हमारे पास 0 से लेके 9 तक के नंबर आ सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे भी मेरे पास टोटल 10 पॉसिबिलिटीज हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटीज को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो देयर आर एक्चुअली 100 possibilities from which the police can be make out the arrangement for the last 2 digits. In D is the right option. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा बच्चों, ये सवाल लिखा हुआ है 4A3 यानी थर्ड टर्म टाइम्स 4 इक्वल्स टू 7th टर्म टाइम्स 7 और 10th टर्म दी हुई 33। फाइंड द, अब ये पता नहीं थर्ड टर्म है या 5th टर्म है। इसका आंसर है डेसिमल में इन्वॉल्व हो रहा है। मैंने इसी तरह का एक और मिलता जुलता MCQs आपके लिए बनाया है। ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है वैल्यूज में कुछ प्रॉब्लम है, वरना आंसर डेसिमल में नहीं आता। ठीक है, आ भी सकता है वैसे, लेकिन कैलकुलेशन लेंदी होगी, तो मैंने इसी तरह का एक मिलता जुलता आपके लिए सवाल डिजाइन किया है। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय थर्ड टर्म इक्वल्स टू दी 3 मल्टीप्लाई द 5th टर्म, और आगे मुझे कह रहे कि जो 6th टर्म है वो है 36। कह रहा फाइंड द 5th टर्म। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देंगे थर्ड टर्म की जगह a + 2d और 5th टर्म की जगह लिख देंगे a + 4d। फाइनली हो जाएगा 2a + 4d इक्वल्स टू 3a + 12d। इन दोनों को वहां ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3 - 2 दैट इज a एंड 12 - 4 दैट इज 8। ठीक है जी, 3 - 2 ये हो गया a और 12 - 4 ये हो गया a, तो फाइनली a + 8d आ गया 0। इसी तरह से अगर मैं 6 टर्म के लिए लिखूं तो मेरे पास ये हो जाएगा a + 5d इक्वल्स टू 36। इसको अगर इक्वेशन नंबर 2 और इसको अगर 1 का नाम दें तो 1 में से अगर 2 को माइनस कर दें तो 8d - 5d बचेगा 3d। ठीक है, एंड 0 - 36 ये बचेगा नेगेटिव का 36। कैंसिलेशन की फाइनली मेरी जो कॉमन डिफरेंस था वो आ गया 12। अब मुझे 5th टर्म निकालनी है तो पहले a भी चाहिए, तो d को दोबारा पुट करेंगे कहीं पे भी, जैसे a + 8d में ही कर लेते हैं। तो 8d को उधर ले जाएंगे, ये हो गया नेगेटिव 8d। फाइनली ये हो गया -8 × -12। तो प्यारे बच्चों मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 96। अब मुझे 5th टर्म चाहिए विच इज a + 4d। तो फाइनली 5th टर्म क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों? 96 + 4 मल्टीप्लाई बाय -12। ये हो जाएगा 5th टर्म इक्वल्स टू 96 - 48, यानी फाइनल आंसर आ गया 48। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि डेरिवेटिव अप्लाई करो cot x डिवाइडेड बाय 1 + x² के। देखिए यहाँ तो डिवीजन फॉर्मूला लग रहा है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हमने लिखा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर हमने क्या लिखा, हमने लिखा डिनोमिनेटर बाहर, डेरिवेटिव और न्यूमरेटर, कॉट का डेरिवेटिव माइनस cos², फिर साइन माइनस का न्यूमरेटर बाहर, डेरिवेटिव ऑन डिनोमिनेटर 1 का डेरिवेटिव 0, x² का 2x। तो ये मेरे पास फाइनली बचेगा माइनस का cos² x इंटू 1 + x² माइनस का 2x डॉट cot x होल डिवाइडेड बाय 1 + x²।
दिस इज एक्चुअली द फाइनल आंसर फॉर दिस डेरिवेटिव। अगले सवाल को देख लेते हैं जरा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें कोई पॉइंट दिए हुए वर्टिसेस के, ठीक है, और राइट एंगल बन रहा है ए पे। कह रहे हैं कि वन ऑफ द मिसिंग वैल्यूज ऑफ वाई एक्सिस नीड टू बी फाइंड। अब यहाँ पे डेटा कंप्लीट ही नहीं है, तो डेटा कंप्लीट नहीं है तो सवाल हम कैसे करेंगे? बस हमें इतना पता लग रहा है कि कह रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल को दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी, या 3 पॉइंट्स हैं कोई। कह रहे हैं कि पॉइंट ए के ऊपर राइट एंगल बन रहा है, तो वाई एक्सिस की मिसिंग वैल्यूज चाहिए। तो जब तक डेटा यहाँ पे कंप्लीटली स्पेसिफाई नहीं होगा, इसको क्लैरिफाई करना पॉसिबल नहीं है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट ओनली, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन ओनली एग्जिस्ट इफ इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अगर मेरा फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उस फंक्शन का इन्वर्स लेना मुमकिन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही एक सवाल दिया हुआ है जो इनकम्प्लीट सा सवाल है कि 2 पॉइंट्स यकीनन दिए गए, सर्कल की इक्वेशन दी गई है, और बेसिकली हमें क्या दिया गया, एक टेंजेंट दी गई है, दूसरी टेंजेंट निकालनी है। बेसिकली बच्चों यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू अपनी कंप्लीट नहीं है, सर्कल की इक्वेशन दी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं खुद से ले लूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x² + y² = 9, सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 3 है। इसी तरह हम क्या करेंगे, सर्कल पे बेसिकली जब हम लोग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है, यानी हमारे पास पॉइंट पुट करके स्लोप आ जाएगा। उसी स्लोप की मदद से जो 2 पॉइंट्स हैं हम 2 टेंजेंट की इक्वेशंस निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे तो हमें सवाल में डेटा ही कंप्लीट नहीं दिया हुआ है। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं कि पैराबोला एंड हाइपरबोला की इक्वेशन बेसिकली जो है वो हमें दी गई है। तो हम खुद से अज्यूम करते हैं फॉर एग्जाम्पल कि y² = 4x एक पैराबोला दिया गया और एक हाइपरबोला दिया हुआ है, राइट हाइपरबोला xy = 2। देखिए हमने यहाँ पे लिखा y² = 4, यहाँ से अगर मैं x को सब्जेक्ट बनाऊं तो ये हो जाएगा 2/y। x की जगह पुट करेंगे 2/y, तो y डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा y³ 4 × 2 8। क्यूबिंग बोथ साइड्स कर लेंगे तो y का आंसर आ जाएगा 2। इसी तरह से y की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x = 2/2, यानी x का आंसर आ गया 1। यानी मेरे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे मेरे ये दोनों पैराबोला और हाइपरबोला मीट कर रहे हैं वो आ जाएगा 1,2, यानी दिस इज एक्चुअली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर पैराबोला एंड हाइपरबोला मीट्स ईच अदर। अच्छा अब यहाँ पे 2 समेशन ऑपरेटर्स दिए हुए हैं और ये बिल्कुल सेम ही दिए हैं। मैं कह रहे हैं कि आर द सेम, ऑब्वियसली बिल्कुल सेम है तो इनका ऑपरेशन भी बिल्कुल सेम होगा। तो ये बिल्कुल एज इट इज हमें सेम ऑपरेटर्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ठीक है जी। अगले सवाल में कह रहे हैं कि 3 पॉइंट्स वर गिवन इन XY फॉर्म दैट इज 2, 1। 3 पॉइंट्स बेसिकली दिए गए और कह रहे हैं कि कोलिनियर है। देखिए याद रखिएगा कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो इसका मतलब ये होगा कि ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो बिल्कुल 0 होगा, ठीक है जी। ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो बिल्कुल 0 होगा, यानी मैं कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2। हमने यहाँ पे फॉर्मूला ले लिया इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट x1 x2 x3, ये हो गया y1 y2 y3 और फाइनली 1 1 1, ठीक है जी। एरिया 0 होगा तो 2 0 से मल्टीप्लाई हो गया, खत्म हो जाएगा। बाकी जगह हम कोऑर्डिनेट्स पुट कर देते हैं, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, तो ये हो जाएगा 2 1 -3। यहाँ बचा 1 1/2 और k 1 1 1 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले जरा को फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है जी। माइनर फैक्टर बेसिकली निकालेंगे, को फैक्टर की तो नीड नहीं है क्योंकि एडजॉइंट नहीं ले रहे, माजरत को फैक्टर नहीं बल्कि माइनर फैक्टर निकालते हैं। ये हो गया 1/2 k 1 1, फिर आ गया माइनस का 1, ठीक है जी। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, हमने ये वाला 1 लिया तो उसके कॉलम और रॉ को इग्नोर किया, बचा 1 -3 1 और 1, फिर फाइनली लिखा प्लस का 1 कॉलम और रॉ इग्नोर 1 -3 1/2 और k, ये हो जाएगा 2, ये बचा फाइनली 1/2 माइनस का k -1 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 3 प्लस का 1 k माइनस माइनस भी आएगा आगे तो प्लस कर देगा उसको, 3/2 इक्वल्स टू 0। अच्छा अब देखिए फाइनली क्या होगा, हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 1 - 2k डिवाइडेड बाई 2, ये -1 था और आगे 1 + 3 4 तो डायरेक्ट हो गया माइनस का 4, ठीक है जी। आगे हमने लिखा प्लस,
दोबारा एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो गया 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0। लेकिन 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, हम अब यहाँ पे दोबारा एक दफ़ा एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा फाइनली 2 माइनस का 4k माइनस का 8 प्लस का 2k प्लस का 3 और ये 2 वहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा। फाइनली मेरे पास क्या बचा 2 माइनस 8 माइनस 6 और प्लस 3 माइनस का 3 माइनस 4k और प्लस 2k माइनस का 2k इक्वल्स टू 0। 2k उधर गया तो फाइनली मेरा आंसर आ गया k का -3/2। सवाल को देखते हैं, सेकेंड लाइन क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे कह रहे हैं कि i इज स्टार्टिंग फ्रॉम a अप टिल 10 इन k स्क्वायर। अच्छा, हम फिलहाल इसको अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे a नहीं है मौजूद, यहाँ पे 1 मौजूद है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे बेसिकली स्क्वायरिंग का सम लेना है, यानी मुझे फॉर एग्जांपल मुझे 1 से लेके 10 तक का सम लेना है, लेकिन ऐसा सम लेना है कि जिसमें मेरे पास स्क्वायर इन्वॉल्व हो, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टिल 10 स्क्वायर। तो बेसिकली इसके सम का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे पास n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो ये 10 प्लस 1 हो जाएगा 11, 10 टाइम्स 20 प्लस 1 21। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 6। ये हो गया 3 2 टाइम्स 6 3 7 टाइम्स 21। अब ये मेरे पास हो जाएगा 2 1 टाइम्स 2 2 5 टाइम्स 10, तो ये क्या 5 इंटू 11 55 एंड 55 इंटू 7, ये हो जाएगा मेरे पास 385। लेकिन यहाँ पे मुझे कह रहा था कि सम जो है वो 330 है, तो अगर हम लोग 385 में से 330 को माइनस कर दें तो मेरे पास बचता है 55। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ये कि हमारे पास यहाँ पे 1 नहीं था, यहाँ पे बल्कि a मौजूद था। तो हम ये कह देते हैं कि अब मेरे पास a से लेके, ठीक है, अब अगर मैं अपनी फर्स्ट टर्म को इन्वॉल्व करूँ, यानी अगर मैं फर्स्ट टर्म को इन्वॉल्व करूँ और कुछ इस तरह जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टिल a माइनस 1 का होल स्क्वायर, कह रहे हैं कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स के अगर हम लोग स्क्वायर लें तो हमारे पास 55 आ जाए। हम इसी फॉर्मूले में ज़रा रख के चेक करते हैं, हम 3 रख के चेक करते हैं तो ये हो गया 3 प्लस 1 4 और आगे हो गया 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28 और यहाँ पे 3 1 टाइम्स 3 3 2 टाइम्स 6 28/2 तो 14 बचेगा। अब हम ज़रा यहाँ पे 5 रख के चेक करते हैं, ये हो गया 5 प्लस 1 6, यहाँ बचा 5 इंटू 6 इंटू 5 2 टाइम्स 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाय 6। नीचे के 6 से 6 कैंसिल, 5 इंटू 11 दैट मेक्स इट 55। इसका मतलब ये कि 5 टर्म्स ऐसी हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जिनका सम 55 आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो फाइनल टर्म है वो a माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि रूट अगर ले लें दोनों तरफ तो a माइनस 1 हमारे पास बेसिकली a माइनस 1 का होल स्क्वायर 5 स्क्वायर के बराबर है। लास्ट टर्म जिसको हम स्क्वायर ले लें तो बनता है a माइनस 1 इक्वल्स टू 5, 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ गया मेरा a का, दैट इज 6। अच्छा बच्चों, अगला सवाल बेसिकली इंटीग्रेशन का दिया हुआ है। इसका भी आपको डायरेक्टली जो है वो फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दैट इंटीग्रेशन इज अप्लाइंग ऑन x रेज़ टू द पावर x डॉट ln x विद dx। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ पे लगेगा पावर रूल, यानी फंक्शन की पावर में 1 ऊपर ऐड, फंक्शन की पावर में 1 नीचे ऐड। आगे हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय ln x। ठीक है जी, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास बाय पार्ट्स लग दिए, तो उसका मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, ln x डिवाइडेड बाय 1 प्लस n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज एक्चुअली द डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए फॉर सॉल्विंग आउट दिस क्वेश्चन।